नमस्कार, मैं रजनी बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल खबरिया जंक्शन में। सरगर्मी का माहौल है, चुनाव का दौर है, हर उम्मीदवार अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए सरोवर है। इसी चुनावी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं गांव बहबलपुर में, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद के उम्मीदवार सुशीला जी, जो कि पहले भी बहबलपुर से ब्लॉक समिति के सदस्य रह चुके हैं। स्वागत है आपका। आपके धन्यवाद जी। तो आप जैसे कि चुनाव में अपने इस वार्ड का, जिला परिषद के इस चुनाव में वार्ड का विकास किया जाता है, तो आप इस वार्ड के विकास के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? वार्ड के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो महिलाओं की स्थिति, अभी मैंने पहले भी मैं गांव में घूमी हूँ, काम किया मैंने, और इस दौरान जो गांव में गए हैं वोट मांगने के लिए, उससे पहले भी गांव में कई बार आना जाना तो रहता ही है। तो महिलाओं की स्थिति हम अच्छी नहीं कह सकते कि अच्छी स्थिति है महिलाओं की। महिलाएं को कुछ शिकार है, उनमें खून की कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे महिलाओं में, जैसे लड़कियाँ हैं वो मतलब कह तो रहे हैं लेकिन लड़कियां पढ़ रही हैं। जैसे बीजेपी सरकार ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें इस सरकार ने ये नारा दिया है, सिर्फ एक नारा ही है। बेटी बचाओ वाली बात भी हम नहीं कह सकते, बेटी का विकास करने पढ़ाओ वाली बात भी नहीं कह सकते, तो फीस इतनी महंगी हो गई है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। बेटी का नंबर कहाँ आएगा जब बेटों के लिए मतलब पढ़ाने के पास जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, उसके पास इतना मतलब पैसा ही नहीं है। वो अपनी रोटी, जो गरीब आदमी है रोटी रोजी का जुगाड़ मुश्किल से लाता है, उसके पास पढ़ाने के मतलब कोई साधन नहीं है। तो हमारी जो सरकार है, इस तरह सरकार होनी चाहिए कि कम से कम फ्री शिक्षा हो, फ्री स्वास्थ्य हो। तो ये दो चीज़ तो मैं बहुत जरूरी मानती हूँ। और आज जो हमारा रोजगार खत्म हो गया है, इस बीजेपी सरकार ने बिल्कुल लोगों का रोजगार खत्म ही कर दिया है। रोजगार के लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हम चाह रहे हैं कि हमारा कोई इस तरह का सरपंच बने या फिर मैं जिला पार्षद बनूँ, तो हम लोगों के रोजगार के लिए लड़ें और गाँव में ही लोगों के लिए रोजगार पैदा करें। तो आप भी एक महिला हैं और आपने भी पढ़ाई की है, तो आप में भी काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, तो आप एक महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे स्पेशल से, और क्या किया आपने? महिलाओं के लिए जैसे हमारे गांव में सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय है, उसमें हम महिलाओं को, लड़कियों को फ्री कोचिंग मतलब दे रहे हैं, काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं उनको, उनकी कोई फीस हम नहीं ले रहे हैं। हमने कम से कम 35 लाख है, हम अगर देखें उसका बजट बनाए तो उसका 35 लाख लोगों की फीस हमने माफ़ कर दी है। मतलब 35 लाख रुपये हमने नहीं कमाए, हम कमा सकते थे, हमने उसका कोई इलाज नहीं किया। हमने लोगों की फ्री सेवा की है, चाहे वो अमीर घर का हो चाहे वो गरीब घर की लड़कियाँ हों, हमने किसी से फीस की डिमांड नहीं की है। और लड़कियों के विकास के लिए जैसे शिक्षा, मतलब पहला काम तो शिक्षा ही है कि हम लड़कियों को किस रूप में शिक्षा दे पाए। तो आगे हमने लड़कियों, जैसे हमारे गांव में एक बहू 7वीं पास करके आई थी, उसकी शादी हो गई, उसने पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गए थे, उसके 2 बच्चे भी, 2 लड़कियां भी हो गई उसके। हमने उसको मोटिवेट किया, उससे बातचीत की लगातार, और उसको हमने पहले 10वीं कराई, उसके बाद हमने +2 कराई उसको। आज वो हमारे साथ काम भी कर रही है और BA तक हमने पहुँचाया उसको, और हम उसको MA और PhD तक भी लेके जाएंगे हम उसको। तो हम हमारा पार्षद बनने के बाद ये काम है कि हमारे गांव में बहुत सी महिलाएं, हमने पढ़ने की इच्छा थी लेकिन वो पढ़ नहीं पाई, लड़कियां हैं वो नहीं पढ़ पाई। तो हम ये चाह रहे हैं कि पहला लड़कियों को, महिलाओं के लिए कि उसको हम उच्च शिक्षा तक लेके जाएं। अधिकतर देखा जाता है कि महिलाएं राजनीति में उतरती भी है, जीतती भी है, लेकिन जो उनका कार्यभार है वो एक पुरुष द्वारा ही संभाला जाता है। कि आपके साथ भी ऐसा होगा? मैं तो अनमैरिड पर्सन हूँ और मेरे फादर हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन मतलब उनको इतना मतलब हम नहीं कह सकते कि इस तरीके की मतलब वो है, हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करते मेरे उसमें। वो मैं जिस तरीके से मेरा जो संगठन है उसके हिसाब से काम कर रही हूँ, और हमारे मास्टर दास जी हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रही हूँ। लेकिन इस तरीके का कोई हस्तक्षेप इस तरीके का नहीं है। भी मान लो मेरी इच्छा है भी मैं कहीं जाके कोई बातचीत करके तो हम काम करते हैं, लेकिन हम अगर जाके मुझे किसी से मिलना है, कोई बात करना है, तो उसमें इस तरीके कोई हम उससे हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि किसी भी तरीके का हस्तक्षेप उसमें ज़्यादा हो। मतलब वो अपनी उनकी गाइडलाइन पे हमें काम, मतलब हमारे शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ज़्यादा हम वो नहीं कह सकते कि दबाव है, कोई इस तरह का कोई चीज़ है, वो नहीं है। आप भी एक लड़की है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो अपने वार्ड के लिए जो भी विकास के कार्य करेंगी वो अपनी सूझबूझ से करेंगी, क्योंकि आप एक लड़की होने के नाते लड़कियां या महिलाओं का जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझ सकती हैं। तो क्या आप इसमें कार्य करेंगी? हाँ, ये बात ठीक है कि महिला ही महिला का दर्द समझती है। हमने जैसे कल भी एक लड़की मिली, एक महिला मिली, मतलब वो विकलांग थे, हमने उससे पूछा पहले ही मिट गई कि आपकी पेंशन बन चुकी है, उन्होंने कहा नहीं मिली। तो हम उनका नंबर लेके आए, गाइडेंस लेके आए। हम ये इलेक्शन से फारिग होने के बाद चाहे हम बने या ना बने वो आगे की बात है, उसके बाद की, लेकिन फिर हम आगे पहले हमने ब्लॉक समिति बन के 2 गाँव में काम किया है। अब मेरी इच्छा यही है कि मैं आगे मतलब और जो गाँव में संपर्क हुए हैं वोटों के दौरान, तो इन गाँवों में जाएँ, जो भी लोगों की समस्या है, महिलाओं की है, उनकी समस्या है, उन समस्याओं पर हम काम करें, उनको मतलब एक तरीके का ये दिखाएं कि अब जाते हैं तो सवाल पूछते हैं कि आप भी बन जाओगे तो हमारे तो पहले भी हमसे ऐसे वोट लेके जाते हैं, हम तो किसी को वोट लिख देंगे। मतलब लोग बहुत परेशान हैं। हम उन्हें यही कहते हैं कि पहले आपके पास कोई वोट मांगने आया होगा, सफ़ेद पजामा कमीज हो जाए, लीडर बन के वो वोट लेके चले गए, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मैंने चुनाव के दौरान एक पम्फलेट निकाला है, जो मैंने PDC रह के काम किया है, वो कुछ कामों का उसमें लिखा है कि हमने ऐसे काम किया है। उनसे पूरी बात करते हैं, उनको बताते हैं और उनका अपना फ़ोन नंबर दे के आते हैं कि
कि आप हमारा फ़ोन नंबर संभाल के रखिए। आप किसी भी टाइम फ़ोन कर लीजिए, हम आपका फ़ोन उठाएंगे। हमारा पुस्तकालय है बैंक के पास, मेट्रो SBI बैंक के पास, खेड़ी रोड पे। आप कभी भी वहाँ आ सकते हैं, वहाँ पे नंबर लिखे हुए बात कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्या में, हर दिक्कत में आपके साथ खड़े हैं। अब जैसे कि हर एक चुनाव के दौरान उम्मीदवार वादे करता है लोगों से, लेकिन वो पूरे नहीं करता, तो क्या आप इन वादों पर खरी उतरेंगे? हाँ, मैं मानती हूँ कि हर उम्मीदवार मतलब उस टाइम तो उसको वोट की लगी होती है कि मुझे वोट मिल जाए, मैं बन जाऊँ। लेकिन हमारा इस तरह का कोई वो नहीं है कि हम इस तरह के काम करें, इस तरह काम करेंगे। हमारा तो यही है कि हमें जनता की सेवा करनी है। पहले भी मैं BDC रही तो मैंने जनता की सेवा की। हालांकि BDC के खाते में, उसके अकाउंट में कोई बजट नहीं आता, फिर भी मैंने अपने घर से लगा के लोगों से कोई किराया भाड़ा नहीं लिया, उनके काम करवाए हैं। बैंकों की कोई समस्या आई है, उनकी किसी कापी की, मजदूर की, महिला की, पेंशन की, विडो पेंशन की, उनके साथ जा जाके दफ्तरों में, सरकारी ऑफिसों में काम मैंने करवाए हैं। अब मेरी इच्छा यही है कि अगर मैं जिला पार्षद बन जाती हूँ तो मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा मतलब पावर हो जाएगी, पद की पावर होती है, तो मैं लोगों के और भी ज़्यादा दिल से, मन से काम करवाऊँगी, मेरी यही इच्छा है। आप लंबे समय से यहाँ के नागरिक हैं, तो आप यहाँ रह रहे होंगे, यहाँ की समस्याओं से भी अच्छे से बात की जाए, तो आप कौन सी समस्या ऐसी है जो सबसे पहले मतलब उनका निपटारा करें, खत्म कर लें? समस्या कई प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले तो हम जैसे आज जो गरीब व्यक्ति है वो मतलब गरीबी सबसे बड़ी समस्या आज के दिन मानती हूँ मैं। जैसे पंचायती राज एक्ट है, उसमें लिखा है कि सड़क और ये चौपालें और नाली बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, ये हमारे गाँव का विकास नहीं है। विकास है हम लोगों को रोज़गार दें, सामाजिक आर्थिक रूप से लोगों का कल्याण हो, वो विकास है। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का मतलब गांव में पंचायत लगा लो या फिर जिला पार्षद BDC मेंबर मिल के गाँव में अगर रोज़गार पैदा करना चाहे तो वो रोज़गार पैदा कर सकते हैं, लोगों की मतलब रोज़गार दे सकते हैं, उनकी कुछ आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं। और हमारा जो पंचायती राज एक्ट में लिखा भी है कि जो पंचायत का ही मतलब मैं कार्य करना होता है उसको, कि वो मतलब लोगों को रोज़गार दे, उनको आर्थिक रूप से मतलब उनका एक तरीके से वो कल्याण करे। तो लेकिन हमारे जो सिस्टम है पंचायती राज एक्ट का, वो सिर्फ एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन उसको लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारा जो मेन फोकस ये रहेगा कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग सामाजिक आर्थिक रूप से समान हों। धन्यवाद जी। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सुशीला जी के मार्गदर्शक डॉक्टर रोहतास जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपने सुशीला जी को यहाँ पर आने किस तरह से, उन्होंने जैसे हमें बताया कि आप उनके मार्गदर्शक बन गए राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपने कैसे उनका? देखिए, मूलतः तो मेरा जो पेशा रहा है वो टीचिंग रहा है, और थोड़ा सा जब टीचिंग करने के साथ साथ मुझे पढ़ने की भी आदत रही, और मैंने कई प्रकार का अध्ययन किया। जैसे ग्रेजुएशन जो था मेरा वो साइंस से था, और उसके बाद मैं कम्युनिटी में चला गया MA के लिए, और सभी तरह का अध्ययन करने के बाद और समाज कुछ एक लगन सी ऐसी रही कि समाज के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि बचपन में लग बात है कि हम अपना थोड़ा सा वही चीज़ लेके आए कैरियर की तरफ और सारा, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि मेरे दादाजी थे जो समाज हमेशा एक बात छोटे थे कहते रहते थे कि भाई पैसा तो कोई भी कमा लेता है लेकिन मनुष्य कमाओ। वो इसलिए ये दिमाग के अंदर कहीं बैठी हुई चीज़ थी। जो उम्र बीतती चली गई तो हमें ये लगा कि भाई कुछ मनुष्यों को भी कमाना चाहिए। तो उस दौरान पढ़ाते पढ़ाते ये लगा कि भाई अगर इस समाज को आगे लेके जाना, ये जो समाज हमारा रुक रहा है, तो इसकी राजनीति को समझना पड़ेगा। और इसकी राजनीतिक, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो मास्टर की है, इससे सारे ताले खुलते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था के ताले भी इससे खुलते हैं और समाज भी इससे आगे चल जाता है। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा भारतीय समाज या हरियाणा का समाज था बहुत सामंती, जातिवादी और छुआछूत वाला समाज था, लेकिन जब ये संविधान बना, कुछ लोग राजनीतिक जागृति आई और ये वोट की राजनीति शुरू हुई, तो ऐसे लोग भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो गए जो निचली दबी जातियों में थे। तो ये कुछ चीज़ें दिमाग में आने के बाद फिर हमने जब अध्ययन किया कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, ये आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन किसी के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। आप अगर हम हिंदुस्तान में सर्वे करेंगे तो हो सकता है शायद 50% MLA विधायक आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको MLA की फुल फॉर्म पता नहीं है या उनको स्पेलिंग पता नहीं है। बस वो एक बार जात के हिसाब से या किसी पैसे के रुपये के दम पर किसी मिनिस्टर के पीछे लग के MLA तो बढ़ गए, लेकिन उन्होंने ना तो हमारे संविधान को समझा और ना ही जो है वो तौर तरीके समझे, और हमारा जो है यूथ जो है या जो हमारा समाज है पिछड़ता चला गया पूरा। और समाज के अंदर जो है प्रत्येक समाज के अंदर एक ऐसा पिछड़ापन आ गया कई तरीके का। तो उसका मुख्य कारण हमें लगा कि इसके पीछे एक राजनीति है, हर चीज़ के पीछे। जैसे आज आदमी के पास रोजगार नहीं है तो उसका कारण राजनीतिक है। मनुष्य ढूंढता है कि मेरी किस्मत में सर्विस नहीं है, आगे की तरफ भागे के लिए, और लेकिन वास्तविक कारण उसका है पॉलिटिक्स के पीछे जो राजनीति है वो राजनीतिक कारण है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि भाई ये जितने भी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है या MLA पे भी लगा रहे, उदाहरण के लिए अब देखिए कि आदमपुर यहाँ चुनाव हुआ है, तो वहाँ उस चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट जीता है उसका एक अनुमान है, सच नहीं है ये,
लेकिन फिर भी ये लोग अनुमान ला रहे 100 करोड़ रुपए उसने खर्च किए इलेक्शन जीतने के लिए। 100 करोड़ नहीं किए होंगे तो मतलब 50 करोड़ जरूर किए होंगे, दूसरे कैंडिडेट ने 50-60 करोड़ खर्च किए हैं। तो वो पैसा आया कहाँ से? वो हमारे समाज के आप जैसे लोगों का तो मतलब कितने लोगों का रोजगार वो एक इलेक्शन खा के चला गया। तो इस तरीके से हमने महसूस किया कि अगर निचले स्तर पर हम बड़ी राजनीति को मतलब जो है ना उस पर चोट नहीं कर सकते या उसमें बदलाव नहीं कर सकते जब तक हम निचली राजनीति को नहीं पहचानेंगे, उसमें बदलाव नहीं करेंगे। तो ये करते करते जो सुशीला जो मेरे पास थी वो एक मतलब पहले सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर थी, एक आया कुछ और भी स्टूडेंट थे मेरे दिमाग में आया कि हम इसके ऊपर जो पंचायती राज एक्ट है इस पर कुछ ठोस काम। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत